अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में से उर्दू का पेपर है। तो आई होप सबों ने तैयारी की होगी। बट मेरा इस समय वीडियो बनाने का मतलब और मुद्दा क्या है, उसके लिए ज़रा आप गौर फरमाइए। सबसे पहले मैं उन तमाम कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने साल भर मेहनत की। अब अगर किसी की कमी बेशी रह गई हो तो वो कमी बेशी मैं आज इस लेक्चर में दूर करना चाहूँगा और उनको तसल्ली देना चाहूँगा ताकि कल को वो अच्छे से अपना उर्दू का पेपर करें। चूँकि उर्दू की कमज़ोरी है, मैक्सिमम लड़के उर्दू की कमज़ोरी में मुलव्वस हैं और उर्दू की उनकी लिखाई बहुत कमज़ोर रहती है। इसलिए उनको मैं हौसला देना चाहता हूँ कि कल का जो पेपर है उसमें ऑलरेडी सरकार की तरफ से 15% छूट दी गई है। जैसा कि आप सभी 80 मार्क्स अटेंड करते थे, 80 मार्क्स का आपका पेपर हुआ करता था, जबकि कल का जो पेपर है या आजकल के जो पेपर आपके सभी रहते हैं वो 68 मार्क्स के होते हैं। यानी आपको 68 मार्क्स करने होते हैं, वो इक्वलेंट टू 80 बनता है। बहरहाल हमें ये वाली बात नहीं कहनी है। मैं कुछ ऐसी मुद्दों पे बात करूंगा जो अक्सर व बेशतर उर्दू के हवाले से बच्चे गलती करते हैं उर्दू के पेपर करते समय। हालांकि वो गलतियां नहीं होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए बट होती है। तो उनमें सबसे अहम बात वो ये है कि एक सवाल आपके पेपर में आता है वो पैराग्राफ का होता है। उस पैराग्राफ के ऊपर सवाल लिखा होता है गैर निसाबी पैराग्राफ। गैर निसाबी से मुराद होता है वो आपकी किताब से नहीं लिया गया होता है, वो कहीं भी रैंडमली उन्होंने वो पैराग्राफ डाला होता है और उसके नीचे कुछ सवालात होते हैं। मान लो कि ऊपर आपका पैराग्राफ दिया गया है, नीचे आपके 4 सवालात हैं, 1 2 3 और 4। तो आप करना क्या चाहिए आपको कि आप पहले देखें कितने क्वेश्चंस हैं और इसके कितने मार्क्स हैं। मान लो 4 क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं पैराग्राफ के नीचे और इनके 4 मार्क्स हैं। तो 4 मार्क्स, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सवाल का एक एक नंबर है। तो जान लें कि नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब आपको ढूंढने हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में आपके हर सवाल का एक्यूरेट जवाब नहीं होगा। कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो आपने बनाने होते हैं। तो करना क्या है, अगर हर सवाल का एक नंबर है इसका मतलब है आपका जवाब भी एक नंबर के ही हिसाब से होना चाहिए। अब अगर आपका कोई जवाब लंबा हो गया, 2 सतूर में नहीं 3 सतूर में गया, तो जो इवैल्यूएटर होता है यानी मार्किंग करने वाला जो होता है वो जब देखता है कि एक नंबर का सवाल है और इसने 3 लाइन्स में इसका आंसर लिखा है, इसका मतलब यह है बच्चा कैपेबल नहीं है। बच्चे का यह तस्वुर नहीं है, यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि मार्क्स के हिसाब से किसका आंसर कितना लिखा जाए। एक ये आपको ख्याल रखना है कि अगर एक नंबर का सवाल है तो एक नंबर का ही जवाब होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो हो गया पहला सवाल कि पैराग्राफ में से ही आपको जवाब निकालना पड़ता है, कुछ को बनाना पड़ता है, तो कुछ का जवाब वैसे भी शॉर्टकट में ही होता है। हो गया पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपका आता है इसी पैराग्राफ के हवाले से। कोई पैराग्राफ होता है तो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई होती है, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना क्या है, तो वो निकलते हैं आपके पैराग्राफ से। तो ये भी आसान। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ वाला गैर निसाबी पैराग्राफ सवालात का, ये बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स हैं, ये आपको गलत नहीं होने चाहिए। और ये पैराग्राफ वाला जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होती है, ये भी मुफ्त वाला पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन होता है, ये नंबरात भी आपको मिस नहीं होने चाहिए। और सबसे अहम गलती जहां नहीं होनी चाहिए वहां आप करते हैं, मैं वो चाहता हूं कि वो गलती आप ना करें। गलतियां होती हैं बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। या मैं ये कहूं कि आपके पेपर में कुछ नंबरात ऐसे होते हैं जो मुफ्त के होते हैं, मगर वो मुफ्त के क्वेश्चंस भी आपको गलत होते हैं और वो नंबर भी आप गेन नहीं कर सकते हैं। वो सवाल है वाहिद जमा का और मुज़क्कर मुअन्नस का। तो पहले वाहिद जमा की बात करें तो वाहिद जमा के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा
क्लियर होना चाहिए। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है कि आया कि वाहिद और जमा दोनों के लिए अगर हम जुमले के हिसाब से बात करें, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वाहिद है, ये जमा है? तो आपका सवाल कैसे आता है? आपका सवाल आता है नीचे कुछ अस्मा दिए गए होते हैं, तो ऊपर उनका सवाल होता है इनको जुमलों में ऐसे इस्तेमाल करें ताकि इनका वाहिद जमा होना वाजिया हो जाए। यानी आपको हर एक लफ्ज पे सादा सा जुमला बनाना होता है ताकि पता चले आया कि ये वाहिद है या ये जमा है। ये सबसे आसान वाला सवाल है, बट आप जिस अंदाज से इसको इस्तेमाल में लाते हैं वो अंदाज गलत होता है। इसका मतलब ये है, फर्ज करें अगर वहां पे लिखा गया है किताब, तो किताब पे जुमला इस हिसाब से बनाना है ताकि ये पता चले ये वाहिद है या जमा है। तो दो किस्म के जुमले होते हैं, हम दो किस्म के जुमले अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करते हैं। एक रैंडम सा जुमला होता है किसी भी लफ्ज पे, यानी ये ऐसा जुमला होता है जो कॉमन सेंस वाला जुमला होता है। दूसरा जुमला होता है जिसके हिसाब से हमें ये सवाल करना होता है। मिसाल के तौर पे किताब पे हम कोई भी जुमला बता सकते हैं या बना सकते हैं, बट जहां तक वाहिद जमा वाजिया करने का ताल्लुक है, यहां काबिल गौर बात यह है कि किताब पे ऐसा जुमला बनाया जाए ताकि ये पता चले किताब वाहिद है या जमा है। मिसाल के तौर पे अगर हम रैंडमली हम ये भी जुमला बना सकते हैं, किताब पढ़ा करो। मैंने रैंडमली एक जुमला बनाया, मगर अगर गौर से इस जुमले को देखा जाए तो इससे यह पता नहीं चलता है, यह वाजिया नहीं होता है कि यह वाहिद है या जमा है। इसलिए जुमला ऐसा बनाओ जिससे यह बिल्कुल बात वाजिया हो जाए, साफ हो जाए कि किताब वाहिद है। तो उसके लिए बहुत से तरीके हैं। सिंपल सा तरीका यह है कि यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तभी मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि जब आपको जुमला बनाना हो तो सादा सा जुमला बनाओ, सिंपल सा जुमला बनाओ और शॉर्टकट वाला जुमला बनाओ। तो किताब पढ़ा करो, ये भी सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट है, बट वाहिद जमा वाजिया करने के लिए अगर दोनों में से देखा जाए तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जुमला कौन सा रहेगा? वो रहेगा ये मेरी किताब है। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो ये मेरी किताब है, ये छु मेन किताब, मतलब ही को मैं एक की बात करता हूं, एक किताब की बात करता हूं। और सबसे अहम नुक्ता जो है कवायद की राव से वो ये है कि वाहिद के एंड पे हमेशा है लगता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वाहिद के जुमले के लास्ट पे पहले नाकस लगता है लगता है, जबकि जमा के लास्ट पे है लगता है। ये भी मैं बार बार कहता हूं अपने बच्चों से कि वाहिद के लिए लास्ट पे है लगता है और जमा के लिए लास्ट पे है लगता है। अलबत्ता कहीं कहीं जगहों पे जुमलों में है भी लगता है जबकि वो वाहिद होता है, जबकि जुमला वाहिद होता है बट उनके आखिर में है लगता है। तो वो जुमला क्या होता है? वो जुमला वहां पे रेस्पेक्ट दिखाता है, एहतराम दिखाता है। तभी हम कहते हैं कभी कभार किसी से आप कैसे हैं। जब हमारे सामने कोई अपना आता है या कोई बंदा जान पहचान वाला आता है, हम उससे कहते हैं आप कैसे हैं, जबकि वो सिंगुलर होता है, जबकि वो एक अकेला बंदा होता है, बट हम उससे कहते हैं आप कैसे हैं। ये हमने अदब दिखाया, एहतराम दिखाया। तो वहां पे है का इस्तेमाल होता है जबकि जुमला सिंगुलर में है। उसके बगैर जहां कहीं भी जुमला सिंगुलर में आता है, वाहिद में आता है, उसके लास्ट पे है लगता है। और जो प्लूरल वाला जुमला होता है डेफिनेटली उसके लास्ट पे है लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको वाहिद वाला जुमला आइडेंटिफाई करना है तो जुमला भी वाहिद के हिसाब से ही होना चाहिए। बात वहां पे वाजिया होनी चाहिए कि ये कलम मेरा है, ये कलम मेरा है। तब जाके पता चलता है कि ये एक कलम की बात हो रही है, ये हो गया वाहिद। जबकि जमा होगा, अगर किताबें होंगी तो उसी हिसाब से होगा। अलबत्ता खास बात यह है कि उसके आखिर पे है लगना चाहिए। ये है और है का जो कंफ्यूजन है ये हमारे छोटों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी है। हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम अक्सर व बेशतर है की जगह पे है लगाते हैं, है की जगह पे है लगाते हैं। तो ये हो गया वाहिद जमा। उसके बाद तज़कीर व तानीस में भी यही प्रोसीजर चलता है। तज़कीर व तानीस या मुज़क्कर मुनस में भी जब आपको आइडेंटिफाई करना हो, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा मोरनी,
वहां पे ऊपर लिखा है सवाल में, नीचे दिए गए अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करें ताकि उनका तज़कीर और तानीस वाजिया हो जाए। तो सेम यही प्रोसीजर रहता है यहां पे, बट वहां पे वाहिद जमा आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यहां पे मुज़क्कर मुअन्नस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मान लो हमारे सामने आ गया लफ्ज मोरनी, तो मोरनी में हम रैंडमली कोई भी जुमला बना सकते हैं, मगर जब हमने कॉमन सेंस वाला जुमला इस्तेमाल किया तो वहां पे ये जरूरी बात नहीं है कि वहां पे आइडेंटिफाई हो रहा हो मोरनी ये मुअन्नस है। کیازِ أسۍ چھُ اکثر و بیشتر تم جملہٕ تہِ بناوان یِمو منٛز آئیڈینٹیفائی چھُنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ۔ مثال کے طور پہ مورنی خوبصورت ہے، یہ رینڈملی میں نے ایک جملہ بنایا، کامن سینس والا ایک جملہ بنایا، مگر جہاں تک جملے کا تعلق ہے مورنی خوبصورت ہے، یہاں پہ بات واضح نہیں ہوتی ہے آیا کہ یہ مذکر ہے یہ مونس ہے، تو کنفیوژن رہتا ہے۔ ایویلویٹر بھی شاید یہی دیکھتا ہے کہ آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا کانسیپٹ کلیئر ہے، کس حساب سے اس نے جملہ بنا۔ حالانکہ آپ اس طرح بھی جملہ بنا سکتے ہیں، بٹ بہتر رہتا ہے اگر آپ موسٹ اپروپریٹ جملہ بنائیں، بجائے اس کے آپ کوئی ایسا جملہ بنائیں جس میں یہ پوری بات واضح ہو جاتی ہے کہ مورنی مونس ہے، مورنی نے بچہ دیا۔ اس کے بجائے اگر اس ٹائپ کا جملہ بنائیں تو بڑا بہتر رہتا ہے اور موسٹ اپروپریٹ بنتا ہے۔ مورنی نے بچہ دیا، جب ہم نے لکھا مورنی نے بچہ دیا، مورنی ہسا زاو بچہ یا تم ہسا دیت بچہ، کنفرم چھُ گژھان یہ کہ یہ چھُ مونس۔ تو یہ ہوتا ہے دو طریقے کے جملے، ایک ہوتا ہے رینڈم جملہ، دوسرا ہوتا ہے ایسا جملہ جو بات واضح کر دیتا ہے آیا کہ لفظ واحد ہے یا جمع ہے، لفظ مذکر ہے یا مونس ہے۔ تو یہاں پہ ہم اکثر و بیشتر غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے میری گزارش رہے گی جب بھی آپ اس سوال کا کل جملہ بنائیں گے تو حساب سے بنائیں اور موسٹ اپروپریٹ جملہ بنائیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جب آپ نے اس ٹائپ کا جملہ بنایا، آپ نے جملہ بنایا تو لاسٹ پہ لکھیے گا بریکٹ میں آیا کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے، آیا کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ جملہ بنانے کے بعد جملے کے اینڈ پہ آپ بریکٹ میں لکھیں واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مونس ہے، تاکہ ایویلویٹر امپریس ہو جائے، نہیں جی اس کو پوری بات پتا ہے اور کانسیپٹ بھی کلیئر ہے۔ تو یہ رہا واضح واحد جمع اور مذکر مونس کا۔ تو اس کے بعد گرامر کا ایک سوال آتا ہے، تو اس سے پہلے میں اس یہ والا مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی کتاب 10th کی کتاب میں پیج نمبر 59 اور پیج نمبر 60 پہ جہاں آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہو، پیج نمبر 59 پہ اور پیج نمبر 60 پہ حروف کی قسمیں ہیں، حروف کی قسمیں ہیں، وہاں پہ اس نے تقریباً 20-25 حروف کی قسمیں دکھائی ہے۔ ان میں سے لگ بھگ 15 حروف ایسے ہیں جو موسٹ اپروپریٹ ہوتے ہیں، جو آپ کے کل کے ایگزام میں ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک سوال وہاں پہ آ جاتا ہے جس کے لگ بھگ 4 مارکس ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، کچھ الفاظ کچھ حروف دیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو میں نے لکھا مگر، اگر، مگر، ایسے حروف ہم اکثر و بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے لکھا مگر، تو وہاں پہ جملے میں اس نے مگر لگایا ہو یا سمپل کوئی اور طریقہ ڈھونڈا ہو، تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ بتائیے اس والے جملے میں، اس والے فقرے میں گرامر کی راو سے مگر کیا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے پیج نمبر 59 اور پیج نمبر 60 کو غور سے دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، تب جا کے آپ نے وہاں پہ یہ بھی سیکھا ہوگا کہ گرامر کی راو سے مگر کیا ہے۔ یا وہاں پہ لکھا ہوگا لیکن، کوئی جملہ اس نے دیا ہوگا اس میں لیکن آیا ہوگا، تو اوپر لکھا ہوگا کہ لیکن گرامر کی راو سے کیا ہے۔ تو یہ والا کنفیوژن آپ کا پیج نمبر 59 اور پیج نمبر 60 کلیئر کر دے گا۔ برائے مہربانی آپ سے بنتی رہے گی، گزارش رہے گی، تو ابھی ٹائم ہے، ابھی 10-12 گھنٹے ہیں، بلکہ 13-14 گھنٹے ہیں، تو آپ 59 اور 60 والا پیج نمبر غور سے دیکھیں تو آپ کو کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ اس کے 4 مارکس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد گرامر کا اور ایک کوسچن ہوتا ہے اہم، ٹیچرز تقریباً پچھلے 3-4 سالوں سے جو اردو پڑھاتے ہوں گے انہوں نے 3-4 سالوں سے یہ پڑھایا ہوتا ہے، بٹ بدقسمتی سے بچہ غور نہیں کر پاتا ہے۔ مگر اب جب کہ اس کے سامنے ایگزام منڈلا رہا ہوتا ہے اس کے سر پہ، تو اب جا کے وہ
इस पर वो गौर खोज करता है। मैं वही बात आपको दोहराना चाहूंगा, फैल, फाइल और मफऊल की बात करते हैं तो इस पर हमने बहुत से सोच विचार किए होते हैं, इस पर बहुत से हमने बहस किए होते हैं, क्लास में भी, क्लास के बाहर भी। तो मगर बदकिस्मती से इसको हमने पूरा समझा नहीं होता है। अब चूंकि कल इसका अहम योगदान रहेगा आपके पेपर में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। फैल के बारे में आपको अक्सर पता होगा या आप जान चुके होंगे कि फैल का मतलब होता है आम लफ्जों में काम। ग्रामर का इसमें ग्रामर के हिसाब से हम इसको फैल कहते हैं, जबकि इंग्लिश में हम इसे वर्ब कहते हैं। अक्सर बेशतर हमने पढ़ा कि काम, मगर ये खाली काम नहीं होता है, बल्कि जुमले में ये जमाने के साथ दिखाया जाता है, तब जाके ये काम बनता है। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक अरशद लिख रहा है, ये जो लिख रहा है, इसमें ये जो रहा है, लिख रहा है, ये फैल आइडेंटिफाई करता है। मैंने बोला लड़का बाजार गया, ये जो गया है ये यहां पे फैल आ गया। तो ऐसे ही किसी भी जुमले में जब आप देखेंगे उसमें काम मौजूद होता है, बट काम के लिए ये होता है उसमें डेफिनेटली 3 जमानों में से कोई ना कोई जमाना जरूर मौजूद होता है, चाहे वो माजी हो, चाहे वो हाल हो, चाहे वो मुस्तकबिल हो। यानी उसमें दिखाया गया है कि काम माजी में हुआ है, काम हाल में हो रहा है, काम मुस्तकबिल में हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा लड़का बाजार गया, ये पास्ट की बात है, माजी की बात है, तो गया यहां पे आ गया उस वाले जुमरे में। तो ये हो गया फैल का मामला। इसलिए इसके बाद फाइल। अगर फैल का मतलब है काम, तो जो फाइल होता है, फाइल का मतलब होता है काम करने वाला, काम करने वाला। अब यहां पे मैं एक आसान सा जुमला लिखता हूं। मैंने लिखा अरशद ने पानी पिया। कंफर्म है यहां पे फैल क्या है, पिया। अब यह पता नहीं है क्या पिया गया है, और यह भी पता नहीं है किसने पिया, मगर चूंकि यहां पे अरशद दिया गया है, अब यहां पे चूंकि अरशद दिया गया है, इसलिए अरशद के बारे में बताया जा रहा है कि अरशद ने ही पानी पिया। अब चूंकि पिया फैल के जुमरे में आ गया, यानी ये काम है, तो ये काम किसके जरिए हुआ, ये अरशद के जरिए हुआ, इसलिए हम अरशद को ग्रामेटिकली फाइल बताएंगे। अगर पिया काम है तो ये काम किससे हुआ, किसने किया, ये अरशद ने किया, तो अरशद बन गया फाइल, यानी ये बन गया काम करने वाला, ये बन गया काम करने वाला। अब यहां पे तीसरा एक रह गया, वो है क्या चीज पिया गया है। क्योंकि यहां पे पानी दिखाया गया है, पानी को पिया गया है, इसलिए पानी पे ही काम हो रहा है। पानी ही वो चीज है जिसको पिया गया, किसके जरिए, अरशद के जरिए, इसलिए पानी बन गया मफऊल, पानी बन गया मफऊल। अब जल्दी जल्दी मैंने तकरीबन आपको समझा दिया है। फैल काम को बता रहा है, फाइल काम करने वाला होता है, मफऊल जो काम किया जा रहा हो, या जुमले में जो काम किया जा रहा हो, या किया जाने वाला हो, या किया जा चुका है, वो मफऊल बनता है। फैल काम, फाइल काम करने वाला, मफऊल जिस पर काम किया जा रहा हो। तो ये हो गया फैल, फाइल और मफऊल। अब एक सवाल और आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज तरकीब नहवी। देखिए तरकीब नहवी, तरकीब नहवी के लिए वैसे तो पूरा का पूरा ग्रामर पता होना चाहिए, मगर चूंकि बच्चे को पूरा ग्रामर पता नहीं हो सकता है, इसलिए अब वो क्या करे। तो आपके पेपर में 2 किस्म के जुमले आते हैं। 2 किस्म के मतलब 2 जुमले आते हैं वहां पे। डेफिनेटली अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा ग्रामर में, तो सर ने आपको बताया होगा, टीचर ने आपको बताया होगा, 2 किस्म के जुमले होते हैं। एक होता है जुमले इस्मिया, दूसरा होता है फैलिया। तो जुमले इस्मिया की भी फार्मूला अलग है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें जुमले में ताकि ये फैलिया है या इस्मिया है, उसके लिए भी फार्मूलाज हैं, उसने बताया होगा। मैं रैंडमली आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि
आप इस समय क्या करें। इस समय आप पूरा ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं, इस समय आप इतना सा बड़ा ग्रामर क्लियर नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताता हूं। दूसरा जुमला होता है जुमले फेलिया। और सबसे अहम बात, अगर इसमिया हो, अगर इसमिया हो तो ये कैसे पता चलेगा, तो मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए उस जुमले के लास्ट पे डेफिनेटली या है होगा या है होगा। आप ये वाले टिट बिट्स याद रखें प्लीज। कोई जुमला ऐसा होगा जिसके लास्ट पे है होगा या है होगा, मान लेना चाहिए ये इसमिया हो। अगर इससे भी आपका मन नहीं भरा, अगर ये वाला मामला नहीं हुआ वहां पे, तो मान लेना चाहिए कि कोई जुमला ऐसा होगा जिसमें वहां पे सिफत का इस्तेमाल हुआ हो। वह वन जो में कहें सिफत न पता हुआ कहें। सिफत गई कुन चीज खूबी, कुन चीज खमी, कुन चीज अच्छाई, कुन चीज बुराई या कुन चीज खासियत, कुन चीज खासियत। बचुस वनान मेरे हाथ में खूबसूरत मार्कर है, इसमें खूबसूरत इस्तेमाल कोर, ये गो सिफत। बुछुस वनान लड़का छु कमीन, जिसमें ये कमीन इस्तेमाल कोर, ये गो सिफत। ठीक है। मैंने बोला कुत्ता भौंकता है, ये जो भौंकना आ गया, भौंकना सिफत होता है। अगर से लास्ट एस्पेक्ट सेंटेंसेस ओसिन है कि या है कि, बट वहां पे आपको एक चीज पे नजर पड़ गई, उस वाले जुमले में सिफत का इस्तेमाल हुआ है। यथ सेंटेंसेस मन से सिफत ऐसी इस्तेमाल गोमुत पता ऐसी चे लगा पता ये या सिफत, तेल जन सुची जुमले इसमिया वही चे तथ तरकीबी नहवी करें। जुमले इसमियास यम जुज नेरान तुम नेरान जुमले फैलियास की, क्योंकि जब हम जुमले फैलिया की बात करें तब हम जुमले इसमिया की बात नहीं घुसा देते हैं उसमें। जब हम जुमले इसमिया की बात करते हैं तो उसमें जुमले फैलिया का जुज कोई नहीं आता है। ये सिंपल इसी हिच कथा। अकिस जाय खानदर चलान, खानदरस मज चिक चाव गेवन शेवन वगैरह हुई, टेंटस मज सारी असान तो गिंदान वगैरह हुई। अथ मज नफरा यह मातमा हूँ बिहित, यह इत पे वदान तो रेवान, तम सुन तत कहें। इथे पे तजियतस मज कुन जायन बिहित, कुन जाय तजियत सारी अफसूस तो परेशान छप कर बिहित उदास। अथ मज अथा यह नचान गिंदान बे असान तो त्रपान, तम सुन तत कहें। इथे पे इसमियास मज बरो न फैलिया जुज कह, फैलियास मज बरो न इसमी जुज कह। वो मसल, अगर हमारे सामने सिंपल, घबराने की जरूरत की, तक लकट लकट सेंटेंस तरकीब नहवी खतर, उसकी शॉर्टकट में आसान सी तरकीब नहवी हो सकती है, मगर सिर्फ से हिम्मत कर, सिर्फ थी ध्यान बह क्या वन। अगर वहां पे लिखा है पानी मीठा है, यह मिसाल दिवा, पानी मीठा है, एक आव सिफत, बे आव फैल नाकस तो मतलब गो यह जुमला इसमिया। मैं कित करो तरकीब नहवी, यह उल्ट गसान तरकीब नहवी। हमने पहले है लिखा, है फैल नाकस इवान, हैस तो हैस वन फैल नाकस, सु फैल इस नाकस नाकार कुन जुन यह पान वैल्यू थावान कहें। अकेले में इसका कोई मतलब नहीं होता है, बट जब ये जुमले में आ जाता है तो मानेदार बनता है और पूरे सेंटेंस को भी मानादार बना देता है। तब फैल नाकस बना, फैल नाकस। उसके बाद है मीठा, मीठा सिफत प्रथ पता। अब यहां पे दो बातें हैं, क्योंकि पानी को मीठा बताया गया है, पानी को मीठा बताया गया है। मीठा अगर हमने लिखा सिफत, अब यहां पे पानी बचा। अब पानी के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक मीठा बताया गया पानी को, अगर मीठा सिफत है, अगर मीठा सिफत है तो जिसकी सिफत ठहराई जाती है उसको मौसूफ भी कहते हैं। जिसकी सिफत ठहराई जाती है, जिसकी सिफत बयान की जाती है, या खूबी खमी अच्छाई बुराई या खासियत जाहिर करना, तथ वनान जनाब मोहतरम यह तम खतर इस्तेमाल गस अच्छाई खतर बुराई खतर खूबी खतर खमी खतर तो खासियत खतर इस्तेमाल गसान, सह सिफत, सह लफ्ज सिफत। बट येमुक सिफत बयान कर, यमिच अच्छाई बुराई खूबी खमी तो बे खासियत जाहिर कर, सह मौसूफ। चूंकि यत पानी के बारे में बताया गया है कि ये मीठा है, इसलिए पानी मौसूफ आ गया। मगर इसके लिए दूसरी भी ऑप्शन है, सह क्या सह यह चीज, यह चूंकि इसमिया, यह वो मे यथ सिफत आस मन सह इसमिया। तो जब ये इसमिया जुमला है तेल पानी जो सब्जेक्ट ऐसे, पानी हमारा सब्जेक्ट है, ये बनिया तेल मुब्तदा। मुब्तदा निकला है इब्तिदा से, मुब्तदा निकला इब्तिदा से, यह एज सब्जेक्ट आसान, इसलिए जुमले इसमियास मज मुब्तदा आसान। जुमले फैलियास मज सब्जेक्ट आसान मुब्तदा कहें, तत डेफिनेटली फाइल आसान, तत डेफिनेटली फाइल आसान। वो चूंकि पानी ये मौसूफ ऑलरेडी बे मुब्तदा ते,
यह द्राय कुल मिला के 3 कैटेगरी, फैल नाकस, सिफत तो मौसूफ तो मुब्तदा। जब आपने इस तरीके से इसकी तरकीब नहवी की, पत लखास तो लास्टस पे यह जुमले इसमिया बेहस खबरिया। अब पूछो खबरिया कैसे है? ऑलमोस्ट